बैंक स्टेटमेंट जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या आप ये कह सकते हैं कि जो कि मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर यूके वीजा और आपको कितने डेज के लिए उन फंड्स को होल्ड करना पड़ेगा, कैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है जुनेद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं, विद डिपेंडेंट्स ट्रेवल कर रहे हैं, हर एक के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको इन सारी बातों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो अजीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि बैंक स्टेटमेंट का रोल क्या है यूके वीजा के अंदर और ये क्यों एक शख्स को कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, बैंक स्टेटमेंट का जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट आप कह लेंगे मेजर रोल है। किसी भी वीज़ा की एप्लीकेशन अगर हमें फ़ाइल करनी है, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, स्टडी वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, आपका मेडिकल के लिए जा रहे हैं, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपना वो ग्राउंड इस्टेब्लिश करनी है कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेरे पास उसके फंड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब कहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे करना है। देखिए, उसमें सबसे पहले तो अगर आपकी लेट्स सपोज 1 साल की फ़ीस है 12,000-13,000 पाउंड आपकी साल की फ़ीस है और यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 3,000 एडवांस पे कर दें, बाकी फिर यहाँ पर आके इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा आप। तो अगर आपकी 13,000 फ़ीस थी, अगर आपने उसमें से 3,000 पे कर दिया है तो जो रिमेनिंग फ़ीस आपकी बचेगी वो आपने शो करनी है बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि ये यानी कि पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ आपने लिविंग एक्सपेंस शो करने हैं। यूके वे ने होम ऑफिस ने एक डाटा पब्लिश किया वेबसाइट के ऊपर जिसमें वो बताते हैं कि आपको कितने फ़ंड्स रिक्वायर्ड अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। 12,006 जो है ना वो रिक्वायरमेंट है लंदन की और 9,207 रिक्वायरमेंट है आउटर लंदन की। तो वो आपने अमाउंट अपनी रिमेनिंग फ़ीस में प्लस करके जमा करके उसको आपने पीकेआर में कन्वर्ट करना है। और जब आपने पीकेआर में कन्वर्ट करना है तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर पाउंड का रेट 220 रुपये है, 22 रुपये है, तो आपने उससे कुछ 7-8 रुपये ऊपर कैलकुलेट करना है, क्योंकि सम टाइम पाउंड का रेट ऊपर जाता है तो फिर आपको 28 दिन बाद, क्योंकि आप स्टेटमेंट रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो वो आपने अमाउंट कैलकुलेट करके आपने अपने अकाउंट में रखवा देनी है और क्या नाम उसका वो फिर क्या नाम उसका आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी 28 डेज़ रूल के मुताबिक। जैसे आपने बताया कि 28 डेज रूल है इसका, तो एक शख्स जो कि अपना एडमिशन अप्लाई कर रहा है यूके के अंदर एंड ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड हिज ऑफर लेटर, तो उसको किस टाइम से ये एक इंटीमेटेड या एक जो इंटेलिजेंट गेस है, कब से उसको बैंक स्टेटमेंट जो है अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, वैसे तो इसका कोई फाइनल आप कह लें कि टाइम नहीं है या कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है कि आप ऑफ़र लेटर आने के बाद स्टार्ट करें या आप क्या नाम उसका ऑफ़र आने से पहले स्टार्ट कर दें। बट जो आपका क्या नाम उसका इनटेक है, सपोज अगर आप ऑटम इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं जिसको जो सितंबर में स्टार्ट होता है, और अगर आप जनवरी में अपना अप्लाई कर रहे हैं जो जैन इनटेक है, तो आप अपने इनटेक से 3 माह पहले एटलीस्ट इसको स्टार्ट कर लें। रिमेनिंग ऑब्वियसली जो केस आपका हैंडल कर रहे हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई इस वक्त आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। बट एज अ जनरल ओवरव्यू अगर बात करूं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर आपको अपने फंड्स जो है ना वो उसमें अपने अकाउंट के अंदर रखवा देने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि 28 डेज़ के बाद आपकी वो स्टेटमेंट मैच्योर होगी। मैच्योर से मुराद ये है कि लेट्स सपोज अगर आपने 1 जून को अपने अकाउंट में पैसे रखवा दिए हैं, ठीक हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट थी रिमेनिंग फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस कोई तकरीबन 40 लाख की, आपने 1 जून को 40 लाख रुपये रखवा दिया उसके अंदर, तो 28 जून को जाके वो स्टेटमेंट इस काबिल होगी जो यूके वी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकती है। 28 दिन आपने वो पैसे छेड़ने नहीं है। आपका फ्रेश अकाउंट है, आपने नया अकाउंट ओपन करवाया, आपका पुराना अकाउंट है, 2 साल पुराना अकाउंट है, 6 साल पुराना अकाउंट है, वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ना वो आपकी 28 दिन वहाँ पे पड़ी रहनी चाहिए और होम ऑफिस ने उसकी रिवर्स काउंटिंग करनी है। लेट्स सपोज के क्या नाम उसका 28 जून को 28 लाख बैलेंस था,
तो वो उससे पहले 28 दिन पूरे करेंगे। और अगर आपकी बीच में जो है ना, लेट्स सपोज आपका 28 जून को उसमें 40 लाख रुपए था और 26 जून को वो क्या नाम है उसका 38 लाख रुपए रह गया, तो वो जिस दिन 38 लाख रुपए जो लीस्ट अमाउंट थी उससे पहले 28 दिन पूरे करेंगे वो, तो वो रिवर्स काउंटिंग करेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट के, 28 दिन पूरे करेंगे। और यहाँ पे भी एक मिसकंसेप्शन है कि स्टूडेंट समझते हैं कि 28 दिन फंड्स होल्ड हो गए हैं तो शायद उसको हम विड्रॉ कर लें। वैसे तो यूके वी है कि लिखा नहीं हुआ कि 28 दिन के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट जो रिकमेंडेड है वो ये है कि अगर जब तक आपका वीज़ा नहीं आता ना, 28 दिन बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपने कैश लेटर अप्लाई कर दिया, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता आप उस फंड को जो है ना वो विड्रॉ ना करवाएं। ये रिकमेंडेड है, लिखा नहीं कहीं पर हुआ। इन सब बैंक स्टेटमेंट्स खास तौर पर यूके की, जो कि आजकल एक बोन ऑफ कंटेंशन भी बनी हुई है कि बहुत सारे इसके अंदर मिसकंसेप्शंस और डिफरेंट लोगों की जो है वो हाइप्स हम सुनने को आ रही हैं कि फलां बैंक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फलां बैंक एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि रिसेंटली हम सबको पता है कि पाकिस्तान में उन्होंने कुछ बैंक्स जो है उनको अपनी लिस्ट से जो है वो बाहर किया था। तो इस वक्त कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि लेजिटिमेट हैं और एक्सेप्टेबल हैं इन यूके वीआई जो है वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट? अच्छा जुनैद, यहाँ पर मैं एक चीज़ शेयर करूँगा कि 2017 की 18 की बात है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, मतलब एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उसमें उस बच्चे के जो फंड्स थे वो पड़े हुए थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ईमेल गई, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, जो भी मसला बना अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा, होम ऑफिस ने कहा जी आपके हम फंड्स वेरीफाई नहीं कर सके और वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अभी रिसेंटली भी देखने में आया कि कुछ ऐसे रिफ्यूज़ल आए जिसमें उन्होंने कहा जी आपके हमने फंड्स वेरीफाई किए, वेरीफाई हो नहीं सके। बट अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस ने कहीं पर भी ये पब्लिश नहीं किया कि हम ये बैंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज के दिन भी होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी ऐसा बैंक जो आपकी होम कंट्री में जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि जैसे स्टेट बैंक है, उसके साथ अगर वो रेगुलेट हो रहा है तो दैट बैंक इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है। अब उसमें एक दो वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए जिसमें फ़ंड्स वेरीफाई नहीं हो सके, उसमें ये भी हो सकता है कि बैंक ने उनको टाइमली रिप्लाई ना किया हो या कोई और वजह बन गई हो जिसकी वजह से वो क्या नाम उसका वेरिफिकेशन ना हुई हो। इट डजेंट मीन कि वो बैंक जो है ना वो या डिफ़ॉल्ट कर गया या उसका कोई इशू बन गया। तो अगर हम होम ऑफिस के रेगुलेशन भी चेक करें, वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी नहीं हुई कि आपने ये बैंक लेके आना, ये नहीं लेके आना। 2020 में ये लिस्ट ख़त्म हो गई थी। इस वक्त जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये कहती है कि आप कोई भी ऐसा बैंक जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता हो, ठीक हो गया, और क्या नाम उसका आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है क्या नाम उसका कंट्री की, उसके अंदर वो फॉल करता हो, SECP से रजिस्टर्ड हो, स्टेट बैंक के अंदर काम कर रहा हो, तो वो बैंक एक्सेप्टेबल है। अच्छा, एक और चीज़ जो है इसमें क्या नाम उसका, अब कौन सा बैंक वो क्या नाम उसका उसको वेरीफाई करेंगे, कौन सा बैंक वेरीफाई नहीं करेंगे, इसमें कोई भी आपको कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता। ये सब आप कह लें कि कंसल्टेंट्स की, एजेंट्स की अपना अपना एक्सपीरियंस है कि भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अदरवाइज़ ये कि लिखा नहीं हुआ कि भाई आपने होम ऑफिस ऐसे कह रहा है और यूके भी ऐसे कह रहा है। ये कोई भी अगर आपसे कोई बात कह रहा है वो अपने एक्सपीरियंस पे बात कह रहा है। अगर कोई एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो दूसरी एक्सेप्ट कर लेगी, दूसरी नहीं करी तीसरी कर ले। हाँ, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी रेप्यूट शुरू से बड़ी अच्छी रही है और वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी वाइडली एक्सेप्टेबल हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। जैसे जितने हमारे कंज्यूमर बैंक्स हैं उसमें से कोई भी बैंक आप उठा लें उन पर कोई डाउट है ही नहीं है किसी तरह का। और जैसे क्या नाम उसका अलाइड बैंक है, HBL है, मिज़ान है, फैसल बैंक है, JS बैंक है, या क्या नाम उसका सिल्क बैंक है, समिट बैंक है, ये वो बैंक है जो कंज्यूमर बैंक है, इन पर कोई क्रेडिबिलिटी का डाउट है ही नहीं किसी किस्म का। बाकी अगर आपने चेक करना है कि आपका बैंक एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो बस ये चेक करें कि दैट कीप्स द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो होम ऑफिस की गाइडलाइन है और जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंदर वो काम करता हो। इन सब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो अक्सर हमसे ये बात करते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं इसकी काफ़ी तरह की टाइप्स है, जैसे TDR अकाउंट्स हैं, उसके बाद करंट है, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और ये कौमी बचत के जो आते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैलिड हैं और एक्सेप्टेबल हैं यूके वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर? देखिए, कोई भी ऐसे फंड्स जो इस फॉर्म में पड़े हों जो आपको इजीली मिल सकें, ठीक हो गया, व्हेन एवर यू गो टू द बैंक और उससे मेरे फंड्स दे दें, वो आपको फंड्स आपके दे दे, ठीक हो गया, वो TDR में पड़े हुए हैं, वो सेविंग में हैं, वो करंट में हैं, वो आपके सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर आप होम ऑफिस की साइट भी जाकर चेक करें, वहाँ पर ये 5 कैटेगरीज लिखी हुई हैं।
अक्सर लोग समझते हैं कि जो नेशनल ये बैंक के सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं ये शायद एक्सेप्ट नहीं होते यूके में टुवर्ड्स योर बैंक स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है। 28 दिन का रूल है। अगर वो 28 दिन से ऊपर पड़े हुए हैं, अक्सर लोगों के साल से पड़े होते हैं, अगर वो पड़े हुए हैं, वो करंट अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट है, वो आपका TDR अकाउंट है, वो आपका बिजनेस अकाउंट है, ठीक हो गया, वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, एक और चीज़, जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी के नाम पे होनी चाहिए, स्टूडेंट के नाम पे, फादर के नाम पे, मदर के नाम पे। अगर बिजनेस अकाउंट है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने अपने बेटे को बेटी को स्पॉन्सर करना हो, मेरा अकाउंट है एडिफे ग्रुप के नाम से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है टुवर्ड्स योर, आप कह लें कि क्या नाम है उसका, यूके वे रिक्वायरमेंट्स। या तो मेरे नाम का अकाउंट हो, या जो मेरा बेटा है बेटी है वो अप्लाई कर रही है उसके नाम का अकाउंट होना चाहिए। किसी और का अकाउंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और अजीम साहब, आपकी इसी बात से एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, जो लोग स्पाउस केसेस के अंदर जाते हैं उनके लिए किस टाइटल के जो अकाउंट्स हैं वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो क्या हस्बैंड का अकाउंट यूज़ कर सकती है वो सेपरेटली? देखें क्या नाम उसका, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट का अपना अकाउंट, उसके फादर का, मदर का, ठीक हो गया, ये 3 अकाउंट एक्सेप्ट होने हैं, चौथा अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होना। अगर अकाउंट है फादर मदर का तो ऑब्वियसली उसमें जो है ना आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा, अब एक चौथा सिनेरियो हमारे पास क्रिएट होता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं विद योर स्पाउस, या स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि एक लड़की है वो मैरिड है, ठीक है, लड़का है मैरिड है, वो अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली वो उसकी स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द यूके वे रिक्वायरमेंट्स, ठीक हो गया, एक्सेप्टेबल है बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और जो 3 चीज़ें हैं, क्या नाम उसका, आप बच्चे का अपना अकाउंट, फादर का, मदर का, वो तो एक्सेप्ट है ही है। अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिलफिल करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में बताया कि बैंक स्टेटमेंट का क्या रोल है। आपको वीज़ा, यूके वीज़ा के लिए जो है इसके 10 पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपने वीज़ा हासिल करना है, 50 आपके कैश लेटर के, 10 बैंक स्टेटमेंट के और 10 आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के, तो ये 70 पॉइंट्स का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है फॉर सिक्योरिंग अ यूके वीज़ा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।